हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आपको मेरी पुरानी 2 वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी जिसमें मैंने सैम्पल पेपर को लेकर स्ट्रैटेजी सिखाई आपको, सेक्शन ए की भी और सेक्शन बी की भी। ना जब मैं सेक्शन सी की तरफ देखता हूँ तो मुझे 12 क्वेश्चन दिखते हैं और मुझे उन 12 में से कितने करने हैं, 10 करने हैं। बट इसके अपने ही चैलेंजेस हैं। और यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया, जो सेक्शन सी जिस तरीके से फ्रेम किया CBSE ने, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज भी दूंगा। और ओवरऑल अब हम इस वीडियो के थ्रू इस पूरे के पूरे सेक्शन को हम सम अप भी करेंगे, तीनों सेक्शंस को एक तरीके से, कि जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी CBSE की वो क्या थी और तुमको क्या करना है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो CBSE ने सैम्पल पेपर दे दिया उसने आपको एक डायरेक्शन दे दी, बट अल्टीमेटली तो तुमको क्या करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन सी शुरू करते हैं। नाउ सेक्शन सी जैसे ही मैंने ओपन किया तो मुझे पहला जो क्वेश्चन दिखा, उसने कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 54 तक, राइट, जहाँ पे उन्होंने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई एक डेटा दे दिया आपको, जो कि गवर्नमेंट बजट का एक्चुअल डेटा उठा के दे दिया, और आपसे कहा कि अब आपको जो है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो फिर से एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। और काफ़ी पहले जब मैं डिस्कशन कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं सर, हमारे स्कूल में कहा गया है कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो ये अपने आप में एक टेस्टिमोनियल है इसका कि न्यूमेरिकल आएगा, और उसको CBSE ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा है, जो तुम्हारे बहुत सारे स्किल्स को टेस्ट कर जाता है। तो आई एम श्योर इस सैम्पल पेपर के बाद तुम लोग इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को बहुत सीरियसली लोगे, और ओवरऑल न्यूमेरिकल के जितना भी कंपोनेंट है जिस भी चैप्टर में, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तो पहला स्टेप तो ये है कि ये डेटा दिया हुआ है, जो 2019-20 का डेटा है एक्चुअल्स का, और 2020-21 का है जो बजट एस्टिमेट्स है। और जैसे बजट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियरली दिए हुए हैं। सो आई एम श्योर तुम्हारे को ये बहुत ही क्लियर होगा। नाउ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन CBSE ने पूछा, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 49 बोलेंगे। जो सेक्शन सी का तो पहला है, बट ओवरऑल सैम्पल पेपर का 49 है। वो कहता है द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज़ डैश करोड्स बिटवीन 2019 to 20 एक्चुअल एंड 2021। ये कह रहा है कि जो रिकवरी ऑफ लोन का डेटा है वो देख के बताइए कि 2019-20 के कंपैरेटिवली जब 2020-21 की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, पहले तो ये बताइए, और फिर उसकी वैल्यू बताइए। सो जब हम रिकवरी ऑफ लोन के डेटा को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि रिकवरी ऑफ लोन का एक डेटा 2019-20 का है 18316, विच इज़ 18,316 करोड्स। और जब मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ 14967। तो मेरे पास ऑलरेडी दो डेटा दिए हुए हैं, और मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये 18316 को अगर मैं कंपेयर करूँ 14967 से, तो ये फॉल कर रहा है। सो पहला स्टेप तो ये कि ये फॉल कर रहा है, बट कुछ नहीं करना मेरे को। 18316 में से 14967 माइनस करना है, सो विच इज़ 3349, और वो फॉल कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एकदम से जब पहली बार देखा और इतना सारा डेटा देखा बजट का, तो ऐसा लगा कि बहुत बहुत डरावनी सी चीज़ लगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक अगर आप को प्लस माइनस करना आता है, डेटा को रीड करना आता है, मुझे लगता है कि ये स्किल ये टेस्ट कर रहा है CBSE कि क्या आपको बजट का एक्चुअल डॉक्यूमेंट रीड करना आता है, नहीं आता। और यहीं पे आई थिंक स्किल मैटर करेंगे। मैंने आपके साथ जब क्लास में भी पढ़ाया था, तो मैंने आपके साथ एक्चुअल बजट का डेटा शेयर किया था, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि उसको रीड और इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो आई थिंक वो स्किल्स बहुत काम आएंगे आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 50। वो कहता है द परसेंटेज चेंज in the non-tax revenue between 2019-20 and 2021, taking 2019-20 as base would be। अब उसने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने को कहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू को लेके। सो मैंने फिर से क्या किया, मैंने नॉन टैक्स रेवेन्यू का डेटा उठा लिया। जब मैंने 2019-20 का डेटा चेक किया तो इट वॉज 327157, और जब 2021 का डेटा चेक किया तो इट वॉज 385017। सो बेसिकली मुझे बहुत क्लियरली दिखा कि ये तो बढ़ रहा है, बट उसने मेरे से चेंज मांगा, और वो भी परसेंटेज चेंज मांगा। नाउ अगेन यहाँ पे स्किल आपको क्या चाहिए कि आपको पहले तो चेंज निकालना आना चाहिए। सो मैंने 385017 में से 327157 माइनस किया, विच वॉज 57860, माइनस करके देख लिया उसको। अब मेरे से वो चेंज मांग रहा था, तो चेंज कैसे निकालते हैं परसेंटेज में, वो निकालते हैं चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो चेंज कितने का था, 57860 का था। इनिशियल क्या था, 327157 था। तो मैंने 57860 डिवाइडेड बाय 327157 इंटू 100 किया, तो मेरे पास परसेंटेज में आ गया, विच इज़ 17.68%, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नाउ यहाँ पे क्या स्किल चाहिए थे, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए थी। नंबर 1, डेटा को रीड करना आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। नंबर 2, किस में से किसको माइनस करना है, एंड देन परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, विच इज
change upon initial into 100. So this was basically question number 50. 51 पे चलते हैं. Identify which of the following is not an example of tax revenue for the government. इनमें से कौन सा टैक्स रेवेन्यू नहीं है? वेल्थ टैक्स टैक्स रेवेन्यू है, इनकम टैक्स टैक्स रेवेन्यू है, कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स रेवेन्यू है. बी दैट इज स्पेशल असेसमेंट जो होती है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू. तो मैं ये मानता हूँ 51 बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी. 52 पे चलते हैं. 52 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट. नाउ ट्रस्ट मी, पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने जब एमसीक्यू डिस्कस किए तो फिस्कल डेफिसिट से ही कनेक्टेड क्वेश्चन दिखे सबसे ज़्यादा और उसी का फॉर्मूला दिखा. और आई एम श्योर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इस पर बहुत टाइम लगाना चाहिए आपके साथ. ए ऑप्शन विच इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग जिसको बोलते हैं या अदर देन बोरिंग बोलते हैं, वो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो दिस वाज बेसिकली 52. आगे बढ़ते हैं 53 पे. 53 फिर से वापस डेटा की तरफ ले गया वो आपको. उसने आपको दो स्टेटमेंट्स दे दी. पहली स्टेटमेंट ये दी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर इंक्रीजिंग बट बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग. डेटा के अकॉर्डिंग करना है आंसर. और स्टेटमेंट 2 दे दी कि ग्रांट्स एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट डिक्रीज फ्रॉम 2019 टू 21. तो ये आप आंसर फिर से तभी कर पाओगे जब आपके सामने डेटा होगा. तो जब आप डेटा को बहुत ध्यान से देखो तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज कर रहे हैं और बोरिंग और अदर लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं. तो एक बार चेक करते हैं. देखो चेक करने के लिए हम रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स को ध्यान से पढ़िए आप. तो रेवेन्यू रिसिप्ट देखो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट. और बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज़ आपको कम होती हुई दिख रही है, राइट. तो अगर आप डेटा को बहुत ध्यान से देखो तो वो तो दिख जाएगा एक सेकंड के अंदर. सो विच मीन्स कि मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है. 2 को देखते हैं. वो कह रहा है ग्रांट्स और एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स डिक्रीज हुए हैं 2019 से 21 तक. तो ये भी चेक कर लेते हैं कि डिक्रीज़ हुए हैं. तो अगर आप देखो 12वें नंबर पे आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि ये डिक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये 185,641 से बढ़ के 206,500 हो गया. तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई? फॉल्स. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है. फिर से आपको रीड करना आना चाहिए, डॉक्यूमेंट को रीड करना आना चाहिए, डेटा को. सो दैट काइंड ऑफ स्किल इज़ रिक्वायर्ड. आगे बढ़ते हैं 54 पे. ये कहता है द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर 2020-21 वुड बी दिस. तो प्राइमरी डेफिसिट की कैलकुलेशन करनी है. आई एम श्योर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, विच इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ईयर आपको दिया ही हुआ है 2020-21. डेटा चेक कीजिए. फिस्कल डेफिसिट को बोरिंग भी बोलते हैं, आई एम श्योर तुम्हें पता होगा. तो फिस्कल डेफिसिट या बोरिंग की वैल्यू हो गई 796,337 और इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू हो गई 708,203. माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 88,134. 88,134. तो आपस में माइनस किया तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आ गई. आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर. सो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 49 से 54, इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. जैसे एक तो बजट का तो डॉक्यूमेंट है ही जिसको आपको ठीक से रीड करना है. मुझे ऐसा लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, आपको उसको भी रीड करना आना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल डेटा को आपको रीड कराना चाह रहा है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट को रीड कराना चाह रहा है और वहाँ से कुछ चीज़ें पिक करके दे रहा है. तो मे बी सैम्पल पेपर में उसने बजट का क्वेश्चन डाल दिया, बट ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल पेपर में वो मनी बैंकिंग उठा ले या फिर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा उठा ले. सो जहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनफ्लो आउटफ्लो की एंट्रीज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इम्पोर्ट ऑफ गुड. सो मैं उसका भी पैरेलल क्वेश्चन शेयर कर दूंगा. बट आई एम श्योर तुमको क्लैरिटी हो गई होगी कि तुम्हारे को किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है. तो फिर से फोकस रहना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करने पड़ेंगे, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. जो लास्ट पार्ट था ओवरऑल इस पूरे के पूरे सैम्पल पेपर का, वो एक केस स्टडी उठा के डाल दी गई और उस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 55 से 60 क्रिएट कर दिए गए, राइट. जो फिर से सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस थे जैसे बजट में थे. सो एक बार पढ़ते हैं इस केस स्टडी को. केस स्टडी कह रहा है कि इंडियाज पोस्ट 1990 economic strategy entailed 3 important breaks with the past. पहला, to dismantle the vast network of controls and permits that dominated the economic system, to redefine the role of the state as a facilitator of economic transaction and as a neutral regulator rather than the primary provider of goods and services, to move away from a regime of import substitution and to integrate fully with a global trading system. The 1991 reforms unleashed the energies of Indian entrepreneurs and gave untold choice to the consumer and changed the face of Indian economy. The reform agenda constituted a paradigm shift and has defined the broad contours of economic policy making for 3 decades.
Liberalization was adopted as the guiding principle of governance, and all the governments since 1991 have broadly stuck to that path. Today, we don't need a paradigm shift. We need to look at the individual sectors and see which one of these needs reform to create a competitive environment and improve efficiency. The power sector, the financial system, governance structure, and even agriculture marketing need reforms. Today's reforms also require much more discussion and consensus building. The central government needs to work in tandem with state government and consult different stakeholders impacted by reform decisions. Timing and sequencing are critically important in new reforms agenda. Now, ये तो एक पैराग्राफ हो गया. आई एम श्योर तुम्हारे को क्लियर होगा. एक बार रीड कर सकते हो, 2 बार रीड कर सकते हो. अब यहाँ से देखें तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो आ रहा है वो है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट डैश वॉज अडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल गवर्नमेंट्स सिंस 1991. तो अगर आपने पैराग्राफ को ठीक से पढ़ा है तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा इस पैराग्राफ में. देखिए यहाँ पे है, ये पहले वाले पे तो नहीं, अगर मैं देखूँ तो पहली लाइन, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा छोटा पैराग्राफ था. यहाँ पे क्लियरली लिखा था कि लिबरलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस. तो मतलब मुझे लगता है ये बहुत आसान है, बट इस सेंस में मुश्किल भी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों एक साथ होते हैं. लेकिन जो प्रिंसिपल गवर्नेंस था वो लिबरलाइजेशन ही था. मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन की तो पूरी की पूरी पॉलिसी कनेक्टेड है लिबरलाइजेशन. सो द लिबरलाइजेशन सबसे मेजर पॉलिसी है. तो 55 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, दैट इज लिबरलाइजेशन. 56 पे चलते हैं. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है 1991 वॉज अ लैंडमार्क मोमेंट इन इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एज दैट चेंज द नेचर ऑफ द इकोनॉमी इन फंडामेंटल वेज. तो एक स्टेटमेंट है. और 2 है इंडियाज इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग्ड रिफॉर्म्स एजेंडा टू रिपेयर इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस शीट एंड इग्नाइट ग्रोथ. बहुत अच्छी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं और अगर आप दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये आपको पैराग्राफ में से आराम से दिख जाएंगी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और ये क्लियरली पैराग्राफ के अंदर मेंशन है. तो आई थिंक एक बार तुम रीड करोगे तो तुम्हारे को अंदाज़ा एकदम से लग जाएगा कि हाँ ये सही है गलत है. तो 56 का करेक्ट आंसर यही है कि ये दोनों की दोनों ट्रू स्टेटमेंट है. 57 पे चलते हैं. असर्शन रीजनिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. असर्शन कहता है इंडियाज प्री 1990 इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी डिसमैंटल्स द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्स एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम. तो फिर से वोकैबुलरी इज द मेजर इशू. मैंने पहले भी आपको वार्न किया था, कॉशन किया था कि सैम्पल पेपर में वोकैबुलरी टफ है. तो पढ़ के देखिए डिसमैंटल्स का क्या मतलब है. रीजन है द 1991 रिफॉर्म्स अनलीज द एनर्जीज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, गेव अनटोल्ड चॉइस टू कंज्यूमर्स एंड चेंज द फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो आई एम श्योर तुमने असर्शन और रीजन दोनों पढ़ लिए और तुम्हें बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि असर्शन ए फॉल्स है क्योंकि इंडियाज प्री 1990 इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी डिसमैंटल नहीं करती है परमिट और कंट्रोल को, बल्कि वो तो एनकरेज करती है. तो अगर असर्शन ए फॉल्स है तो रीजन तो ट्रू है और करेक्ट ऑप्शन इसकी ऑप्शन नंबर डी है. बट अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. 58 पे चलते हैं. इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट्स है, इनकरेक्ट करनी है. ए पे है अ सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ट्रिगर्ड एन एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस. ये तो ट्रू लग रही है मुझे. और बी देखते हैं 1991 द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग रिफॉर्म एजेंडा टू रिपेयर द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द नेशन. चेक करते हैं. सी है इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वॉज गिवन द रोल ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर. ये तो हो ही नहीं सकता. पोस्ट 1991 तो स्टेट को कोई प्राइमरी रेगुलेटर बनाया ही नहीं. स्टेट का मतलब है पब्लिक सेक्टर. तो मुझे लगता है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एक बार आंसर चेक करते हैं. येस, सी इज़ द करेक्ट आंसर. जो 1991 के तो आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, मल्टीनेशनल्स को दी गई, स्टेट को थोड़ी दी गई. स्टेट का यहाँ पे मतलब पब्लिक सेक्टर से है. 59 देखते हैं. 59 की स्टेटमेंट कहता है टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा. ये भी लाइन पैराग्राफ में थी, ये भी लाइन थी पैराग्राफ में. और 2 कहता है कि पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म इन इंडिया रिक्वायर अ पैराडाइम शिफ्ट. नाउ पैंडेमिक को लेके तो इस स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ ने कुछ बोला ही नहीं है. तो जब मैं स्टेटमेंट 1 और 2 को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है, तो मुझे एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 मेरी ट्रू है क्योंकि वो क्लियरली पैराग्राफ में मेंशन्ड है और 2 फॉल्स है क्योंकि पैंडेमिक को लेके तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ ने कोई भी बात नहीं की. राइट. और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे इस सैम्पल पेपर को. असर्शन है द 1991 रिफॉर्म्स रिलीज द वाइटैलिटीज ऑफ इंडियन बिजनेस पर्सन. बिल्कुल, उन्होंने एक तरीके से उनको एम्पावर किया. और रीज़न है द रिफॉर्म एजेंडा एस्टैब्लिश्ड अ पैराडाइम शिफ्ट एंड डिफाइंड द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर ईयर्स टू कम. सो असर्शन रीजनिंग है
ध्यान से पढ़िए असर्शन को, ध्यान से पढ़िए रीज़न को, आपको पता चलेगा कि असर्शन ये कह रहा है कि जो 1991 के रिफॉर्म्स थे उन्होंने एक तरीके से जो भी वाइटल एस्पेक्ट्स थे हमारे इंडियन बिजनेस पर्सन के, उनको एक तरीके से एनकरेज किया। और उसका रीज़न यही था क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स बनाए गए उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट किया गया, एक नई चीज़ लाई गई, एक नई सोच लाई गई। तो असर्शन ए भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हम अपना सेक्शन सी को भी वाइंड अप करते हैं, जहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, 6 केस स्टडीज़ के थे। चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहले 6 बजट को लेके थे जिसमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट रीड करना था। सो मुझे लग रहा है सेक्शन सी में आपको बहुत चीज़ें रीड करनी पड़ेंगी, राइट। और एक रीडिंग होती है पैराग्राफ रीडिंग और एक होती है डेटा रीडिंग, दोनों स्किल चाहिए, और ये स्किल सेक्शन बी में भी चाहिए थे। सो क्विकली बिफोर आई वाइंड अप, सेक्शन सी के लिए मैं टिप्स और स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ। पहली टिप कि एक पैरेलल डॉक्यूमेंट निकालिए, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है या मनी बैंकिंग का है या बजट का है या बीओपी का, और उसको रीड करके उसकी इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कीजिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड है, जहाँ तक केस स्टडीज़ की बात है, ये क्लियर सिग्नल आपको दे रहा है कि ये केस स्टडी वैसी वाली रूटीन केस स्टडी नहीं है जो हम सोच रहे थे। इस केस स्टडी के अंदर काफ़ी सारे रीजनिंग असर्शन डाल दिए गए हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी कर दी गई है, विच मीन्स आपको अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब रखना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी सी पैरेलल केस स्टडी और ऐसा सा पैरेलल क्वेश्चन क्रिएट करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन यू विल रियलाइज कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे ये है कि आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर रीडिंग और उसका कॉम्प्रीहेंड करना, डेटा को भी और टेक्स्ट को भी, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाएगी। और इसके लिए आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून। आई एम श्योर अगर तुमको ये मेरा सेशन पसंद आया जिसमें हमने सेक्शन ए को भी कवर किया, बी को भी, सी को भी, सैम्पल पेपर को, सिर्फ सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस नहीं दिए, मैंने आपके साथ डिस्कस की कि क्या टिप्स और स्ट्रैटेजीज रहेंगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी लर्न इकोनॉमिक्स हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है। और स्टे ट्यून, बहुत कुछ अभी और भी आने वाला है। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।